आज हम लोग 11वीं कक्षा के लिए जो पहला अध्याय है उसको शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान में। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। काकोली साहा, शिक्षिका, डीएवी पब्लिक स्कूल CCL देवरी। देखो बच्चों, 11वीं में जीव विज्ञान लेने से पहले आपको जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से पहले आपको जीव विज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है। शुरू में ही हम पढ़ाना शुरू कर दे। ओके, इफ आई स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कंटेंट्स, आप लोग को शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो अध्याय है बच्चों, वो किससे संबंधित है? जीव जगत से। किससे? जीव जगत से। हम लोग 11वीं के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और जानते हो 11वीं में वो जो फर्स्ट यूनिट है, आप लोग देखोगे फर्स्ट यूनिट जो है 11वीं में, उसमें देखो फर्स्ट जो चैप्टर है हम आप लोग को दिखाते हैं। 11वीं में फर्स्ट यूनिट जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में विविधता है, वो पूरा यूनिट 1। अब लिविंग वर्ल्ड पहला जो अध्याय है वो क्या है? लिविंग वर्ल्ड है, मतलब जीवों के बारे में आपको जानना है। एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, उससे संबंधित चीज़ों को बताया जाएगा जिससे कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाओ जीव विज्ञान के प्रति, जिसको आप लोगों ने चुना है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सेकेंड जो है वो क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? वो आप जीव जगत के लिए क्या कर रहे हो? जीव जगत का वर्गीकरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जीव जगत का वर्गीकरण कर रहे हो, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरी अध्याय में जब चले जाओगे तो तीसरी अध्याय में हम लोग क्या करेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में। उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत मीन्स सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में विविधता। इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद लास्ट जो इस यूनिट का जो अध्याय है वो क्या है? एनिमल किंगडम, वो है प्राणी जगत। जब आप वनस्पति की विविधता को देख रहे हो, उस जगत को पढ़ने वाले हो, तो क्यों ना प्राणी को पढ़ना है? तो वो है प्राणी जगत। तो बच्चों, ये जो यूनिट 1 था उसमें ये 4 अध्याय आपको 11वीं में पढ़नी है। तो आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट जो अध्याय है वो है लिविंग वर्ल्ड। वो क्या है? लिविंग वर्ल्ड, वो है जीव जगत। और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुका है, आपके पास इससे संबंधित बहुत कुछ ज्ञान है। तो पहले चैप्टर में जाने से पहले मैं चाहूँगी आप जीव विज्ञान के बारे में कुछ जान लो, उसकी डेफिनेशन को जान लो। ठीक है, क्या है वो जीव विज्ञान? तो जीव विज्ञान बच्चों, देखिए विज्ञान की वो शाखा है, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। Biology is that branch of science in which we are going to study about the living world. तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करोगे? जीवों का अध्ययन करोगे। क्या करोगे? जीवों का अध्ययन करोगे। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने जीव विज्ञान नए सिरे से पढ़ने, आप लोगों ने ऑप्ट किया है और उसको पढ़ने जा रहे हो। ये जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, ये वर्ड जो है बायोलॉजी, ये हम 2 वर्ड से मिलकर बना है। कैसे बना है बच्चों? 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड को यदि तोड़ोगे, एक भाग में तोड़ोगे, तो वो क्या है? बायो। क्या है? बायो। उस बायो को क्या बोलते हैं? लिविंग बीइंग, मतलब बायो। ठीक है, लैटिनाइज्ड है, सब लैटिन वर्ड है। वो क्या आएगा? जीवित जीव। बायो मतलब जीवित जीव। और लॉजी, लॉजी कौन से वर्ड से आया है? लोगोस, मतलब पढ़ना, टू स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है बेटा? टू स्टडी लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स। ओके, टू
बायोलॉजी क्या है, आपको किसकी अध्ययन करनी है, जीवित जीव की, निर्जीव की नहीं, जीवित जीव की अध्ययन करनी है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, बायोलॉजी, बायोलॉजी कहाँ से आया, कैसे आया, ये वर्ड आप लोगों ने देखा। इसके जनक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। पहले शुरू किसने किया, किसने नाम दिया, तो इनके जनक कौन है बेटा, अरस्तु। क्या है अरस्तु, हम इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल, ए ग्रेट पर्सनैलिटी। बिकॉज ऑफ हिम दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ड इज देयर इन द डिक्शनरी। तो आज हम जो भी जीव विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जनक कौन है, जनक अरस्तु। कौन है जनक, अरस्तु। इसके बाद आप देखोगे, मैं बोलना चाहूँगी, जीव विज्ञान में बहुत सारे ब्रांचेस है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारी शाखाएं हैं जीव विज्ञान में जो हम पढ़ सकते हैं आगे जाकर। लेकिन 11वीं और 12वीं में सिर्फ आपको 2 ही शाखा में केंद्रित किया जाएगा। वो क्या है बेटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब 12वीं में तो तुम लोग जेनेटिक्स भी पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे, तो बहुत सारा चीज रहेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ केंद्रित किया जाएगा 2 शाखा में। वो 2 शाखा कौन कौन सा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब बहुत, तुम लोग बहुत सही तरीके से इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो, सिर्फ इसी डेफिनेशन में उसको बैठा दो। विज्ञान की मतलब जीव विज्ञान, या क्या जोड़ना है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। जंतुओं का, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जा रहा है। और दूसरा, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज नोन एज चिल्ड्रन, इसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और वनस्पति को क्या बोलेंगे, वनस्पति क्या है, इट इज बॉटनी। ये क्या है, इट इज बॉटनी। क्या है, बॉटनी। तो देखो, बॉटनी में जस्ट जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप किसकी स्टडी करोगे बेटा, पेड़ पौधों का अध्ययन करोगे। किसकी अध्ययन करोगे, पेड़ पौधों का। सो जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल वर्ल्ड। बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the plants, in which we study about the plants. Now you should know about जनक के बारे में। आप लोग को जनक के बारे में जानना है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु। इन इंग्लिश ही इज एरिस्टोटल, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। एंड इन द बॉटनी, द फादर ऑफ बॉटनी जिनको बोलेंगे जनक जो है, वो क्या है, थियोफ्रेट्रस। हु इज ही, थियोफ्रेट्रस। तो आपको ये सब चीज़ों को जानकर रखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। आप लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, आपसे कोई भी इसके बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं, और उस सवाल के अंतर्गत हमने आपको ये चीज़ों की जानकारी दे दी। अब चलो लेट अस गो इनटू द चैप्टर। हम लोग उस अध्ययन मीन्स अध्याय 1 में चलते हैं। और हम लोग को जानते हो, इस अध्याय में एक्चुअली ज़्यादा शुरुआत जो है वो सजीव और निर्जीव से किया गया है। सजीव और निर्जीव से मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बच्चों, आप लोग को छोटे से बचपन से आप लोग को बताया जाता है, द डिफरेंस, फर्क बताया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप लोग कभी भी जब भी लिविंग के बारे में, सजीव के बारे में पूछा जाता है, तो आपको क्या लगता होगा, अरे वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो फील कर सकता है। फील मतलब क्या है, वो उस चीज को महसूस कर पा रहा है, वो चल पा रहा है, वो हंस पा रहा है, वो सो पा रहा है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है और इसके बारे में सोचा है, सजीव है, लिविंग है, तो फिर वो क्या है,
ये सब उसके पास क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ों का लक्षण यदि हम देख सकते हैं उस जीव में, तो उस जीव को आप क्या बोलोगे? सजीव बोलोगे। अब देख लो ये ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन, सॉरी ये तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये ग्रीन बोर्ड है। क्या है? ये ग्रीन बोर्ड है। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ? ठोक रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है या कुछ अपने तरीके से बता नहीं पा रहा है, वो जैसा था वैसे ही है। अब इसको क्या बोलते थे? बचपन से तुम लोग सीखते आए हो, निर्जीव। क्या है? निर्जीव। तो बच्चों इस क्लास में जो इस अध्याय में पहले तुम लोगों को पढ़ना है वो इसी चीज से शुरू करना है। जो कोई भी जीव को हम कौन कौन से लक्षण के आधार पर सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं। तो सजीव होने के लिए एक डेफिनेशन है बेटा। तो क्या है? सजीव के लिए एक डेफिनेशन है, बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। और बच्चों एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो तुम्हारा बेस बुक है। एक अक्षर एनसीईआरटी बुक का पढ़ते रहना है। तो पहले देखो सजीव के लिए क्या क्या बोला गया है और मैं बताते जाऊंगी कि क्या वो है। सजीव मतलब देखो डेफिनेशन क्या है? जीव स्व प्रतिकृति मीन्स सेल्फ रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, जनक। पढ़े हो ना रिप्रोडक्शन के बारे में, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में। तो वो तो हम 12 में जाके पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी, इस अध्याय में भी कुछ आप लोग को बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? जीव है तो वो सेल्फ रेप्लिकेट करना पाएगा, मतलब अपना कॉपीज बना पाएगा। क्या कर पाएगा? अपना कॉपीज बना पाएगा, या वो अपने तरह से अपना ही ऑफस्प्रिंग बना पाएगा, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। लिविंग बीइंग्स का, सजीव होने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या है? विकासशील, मतलब उसकी विकास हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है बेटा दिन पर दिन। ये आप ग्रीन बोर्ड देख लो, 10 साल के बाद आप यदि आओगे और इस ग्रीन बोर्ड को देखोगे तो क्या देखोगे? ये ग्रीन बोर्ड जैसा था वैसे ही है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को आपने देखा, एक भाई बहन को आपने घर छोड़कर गए हो पढ़ने के लिए, विदेश गए हो, लौटते हो 4 साल के बाद, वो क्या देखोगे? वो देखोगे विकास हुआ है उसका, वो बढ़ा है, वो उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो वो क्या है? विकासशील है। क्या है? विकासशील। तो सजीव के लिए देख रहे हो बहुत सारी चीज़ों, कोई खास कैरेक्टरिस्टिक है सजीव को सजीव बताने के कारण। उसके बाद क्या है? वो संनियमनकारी पारस्परिक तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते रहते हैं। Living beings are those which have the capability of self-replication, growth, reproduction। और क्या है बेटा? बाहर के पर्यावरण में कोई भी बदलाव आते हैं तो जो सजीव है वो अपने आप को क्या कर पाते हैं? एडजस्ट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? उसके साथ अपना सामंजस्य बना सकते हैं। और क्या होता है? और सजीव जो जीव है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या है? आज बारिश हो रही है या कल तपती धूप है, तो क्या है? आप क्या देखोगे? क्लासरूम में बैठे हुए हो, बहुत गर्मी है, लाइट चला गया है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या देख रहे हो? काफी गर्मी लग रही है और आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। तब अचानक क्या देखोगे? काफी बर्दाश्त करते 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 आप क्या देखोगे? पसीना आना शुरू होगा। क्या होगा? पसीना आना शुरू होगा। उसके बाद इस पसीने के वजह से थोड़ा भी ठंडक क्या देखोगे? एक थोड़ा सा हवा का झोंका आ गया तो वो एक कूलिंग इफेक्ट, वो एक अजीब सा ठंडक और एक अजीब सा राहत महसूस होगा। ये क्या है? टू मेक यू एडजस्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर में पर्यावरण के साथ आपको जीवित हैं आप, तो आपको किस तरह से सामंजस्य बैठाना है और कैसे लाइफ को, जीवित
को, सजीव लाइफ को आगे चलना है, ये बना हुआ है। तो ये सारा चीज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कहा ना, सेल्फ रेप्लिकेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मतलब आप फील कर पाते हो गर्मी है, कोई आपको पिंच किया तो आपको लगा हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर हम क्या बोल सकते हैं, एक सजीव जो प्राणी है, जो लिविंग है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को हम बता सकते हैं। अब देखो दिस पहला क्या है, अब सजीव और निर्जीव के लिए तो तुम लोग बहुत कुछ बोल सकते हो। वो क्या है, वो सांस नहीं लेता है, उसको चींटी काट दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हथौड़ा से उसको मारो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग को क्या देखना है बच्चों, अभी सजीव और निर्जीव के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखनी है, और सजीव जो हम किसी चीज को सजीव बोल रहे हैं वो किस किस लक्षण के बारे में बोल रहे हैं, वो लक्षण को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, सजीव, हमने जो सजीव, किसी चीज को मैंने सजीव बोला, क्या बोला, सजीव बोला, तो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहला लक्षण क्या है बेटा बच्चों, वो क्या है, वृद्धि। वो क्या है, वृद्धि। और वृद्धि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। वृद्धि व्हाट इट इज ग्रोथ। नाउ एनीथिंग यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस बच्चों, एनीथिंग विच कैन ग्रो यू कैन पुट इट अंडर द लिविंग थिंग्स। सजीव होने के लिए क्या है, अरे वो बढ़ रहा है, एक बेंच बढ़ नहीं सकता है, एक ब्लैक बोर्ड बढ़ नहीं सकता है, वो निर्जीव है। लेकिन ऐसा वो मतलब बढ़ नहीं सकता है, ऐसा निर्जीव के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो बच्चों। इसलिए आज ये 11वीं की कक्षा में आपको कुछ अलग बताया जाएगा वृद्धि में। तो वृद्धि में, ग्रोथ में जानते हो, हमेशा ग्रोथ में हमेशा याद रखोगे क्या, दो चीज है, वो क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, और दूसरा मैं इसको हिंदी में भी बताने वाली हूँ, वो क्या है, इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। देखो वृद्धि, ग्रोथ, कोई भी चीज का, किसकी, कैसे, उसकी मास में, मतलब वजन में, आपकी बॉडी वेट जो है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। आप जब माँ के कोख से निकले आप 3 किलो के थे, अभी आप यदि 13-14 साल के हो तो आपका क्या है, औसतन कितना है, 45 kg से 40 to 45 kg आपका होना चाहिए। तो इंक्रीज इन मास है ना बेटा, मतलब क्या है, आपकी वृद्धि भी है। या इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर मतलब तुमसे वो नहीं, व्हाट द सेल्स, ये जो कोशिकाएं हैं तुम्हारे शरीर में, क्या है, कोशिकाएं हैं। जितना कोशिका, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ, तुम लोगों को बता रही हूँ। सोचो आपने जब जन्म लिया तब क्या है, 1 मिलियन कितना है, या कुछ हजार कोशिका के साथ आपने जन्म लिया। लेकिन जैसे आप वृद्धि आपकी होते जा रही है तो क्या हो रहा है, उन कोशिकाओं का जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए किसकी, दूसरे वाली जो है वृद्धि में हम किस चीज की संख्या को ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं, या इंक्रीज किसका, बढ़त किसका ले सकते हैं, नंबर में भी संख्या को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, भार को भी ले सकते हैं, या लंबाई का भी ले लो, ठीक है ना, या नंबर। ये चारों, ये 3 चीज किसके लिए आ जाएगा, वृद्धि के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, वृद्धि। किसके लिए, वृद्धि। जो पहला लक्षण है, किसका लक्षण है, सजीव के लिए। किसका लक्षण है, सजीव के लिए। अब देखो बच्चों, लेकिन सिर्फ सजीव के लिए ऐसा बोल सकते हो, निर्जीव के लिए सोच लो, एक पहाड़ की चोटी को ले लो, एक रेत की टीला को ले लो। पहाड़ की चोटी में कभी कभी देखते हो ऊंचाई बढ़ जाता है,
रेत का टीला भी क्या हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। ये ले लो, ऊंचाई हो सकता है। कुछ साल बाद तुम लोग देखोगे क्या देखोगे, ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ बालू, मिट्टी, बहुत सारे और बाकी चीजों की जमावट के कारण क्या होता है, आपको वो ऊंचा दिखाई देता है। और रेत का टीला भी ऊंचाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे क्या था, आपने कहाँ तक देखा था, कौन सा लिमिट था बेटा पहले, अब 10 साल बाद देखें तो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है कि नहीं, ये आप देख पा रहे हो ना, वृद्धि हुई है। तो फिर निर्जीव में भी वृद्धि देखा जाता है। इसीलिए याद रखोगे, ये जो वृद्धि है, जो सजीव के होने के कारण में एक कारण है, जो बता सकते हैं वृद्धि हुई तो वो सजीव नहीं, इसीलिए वो निर्जीव में भी देखा जाता है। इसलिए वृद्धि को बेटा क्या है, वृद्धि को हम क्या नहीं बोल सकते हैं, विशिष्ट लक्षण में, मीन्स विशिष्ट लक्षण में हम नहीं रख सकते हैं, लक्षण में हम नहीं रख सकते हैं। ओके, याद रखोगे, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो, निर्जीव में भी कहीं ना कहीं ये आ जा रहा है और सजीव में भी कहीं कहीं आ जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, वृद्धि को हम विशिष्ट लक्षण में नहीं रख सकते हैं। क्या है, ये एक लक्षण है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निर्जीव के साथ इसकी तुलना हो जाती है वृद्धि की, इसीलिए इसको हम विशिष्ट लक्षण में नहीं रख सकते। अब सजीव होने के लिए दूसरा जो है, सजीव होने के लिए दूसरा जो है, मैं उसको बताती हूँ जनन की प्रक्रिया। ओके, ठीक है, रिप्रोडक्शन। पहला आप लोगों ने क्या देखा, हाँ, वो सारे लक्षण जिसको हम सजीव के कारण, जिसके कारण हम सजीव हो सकते हैं। पहला आप लोगों ने क्या देखा, वो था वृद्धि, वो क्या था, ग्रोथ। और आप लोगों ने देखा, जो इसको मैं विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये सजीव में भी देखी जाती है और ये निर्जीव में भी देखी जाती है। और कैसे देखी जाती है वो भी मैंने आपको अभी बताया। सेकंड वाला जो पॉइंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। वो क्या है, रिप्रोडक्शन, मतलब जनन की प्रक्रिया। ये जनन की प्रक्रिया, ये भी एक लक्षण है जिसके आधार पर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये सजीव है ना निर्जीव है। फिर भी जानते हो, जनन को भी विशिष्ट लक्षण में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा ना, बचपन से पढ़ते आए हो, 10वीं में भी पढ़े हो। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज a process in which an organism is able to produce offspring of its own kind। मतलब ये जनन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने बच्चों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और वो कैसी होनी चाहिए, वो जीव कैसी होनी चाहिए, वो जीव उसके तरफ हूबहू नहीं होने से ही चलेगा, लेकिन उसी स्पीशीज का होना चाहिए, उसी स्पीशीज का होना चाहिए। हम इंसान हैं तो इंसान ही ना पैदा करेंगे बच्चों। तो रिप्रोडक्शन is the process by which an organism, मतलब जीव, can produce offspring, मतलब बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, of its own kind, अपने ही तरह के बच्चे को पैदा करेंगे। इंसान है तो इंसान ही पैदा करेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखते हो ना, गाय या आप बकरी देख लो या कुत्ता देख लो, जो भी जनन की प्रक्रिया से जो भी ऑफस्प्रिंग आए, जो भी बच्चे बने, वो कैसे उसी के तरह होते हैं। कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होते, पपीज हैं, ठीक है। उसको तो जानते ही हो ना तुम लोग, क्या बोलते हो बच्चे को, किसी जीव के बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग को बताना नहीं है अभी। तो ये जनन की प्रक्रिया जो है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका है, सजीव का। लेकिन इसको भी विशिष्ट लक्षण नहीं बोला जा सकता है।
क्यों विशिष्ट लक्षण नहीं बोला जा सकता है, वो भी हम लोग को देखना है। क्यों? क्योंकि देखोगे ऐसे में तो नॉर्मल जो इंसान है या नॉर्मल जो जीव है वो क्या करता है, हर एक जीव को ले लो, जनन की प्रक्रिया कोई भी सजीव में आप देख सकते हो, कोई भी सजीव में आप देख सकते हो। तो पहला हम लोग किसमें देखेंगे, हम लोग सजीव की प्रक्रिया किसमें, ये जनन की प्रक्रिया किसमें देखेंगे, आप लोग देखे हो ना अमीबा, किसमें देखोगे, अमीबा। ठीक है, ये सबसे क्योंकि मैं इसको क्यों ले रही हूँ बेटा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। क्या है ये, यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही कोशिका है, एक कोशिका, और उस एक कोशिका से वो अपनी सारी जीवन प्रक्रिया को कर पाता है। तो कितनी मजेदार चीज है ना, चमका कर देगा ना, एक कोशिका, और एक कोशिका से सारा काम हो जाता है। सोचो जनन की प्रक्रिया में, तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, एक कोशिका है। अब देखो क्या होता है ये जनन की प्रक्रिया में, इसमें आप क्या देखोगे, ये कोशिका में बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो मैं बनाई, ये आप बीच में क्या देखें, न्यूक्लियस। आप बीच में क्या देख रहे हो, इसके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। जब आप लोगों ने पढ़ा है ना द्विविभाजन, बहुविभाजन, तो ये अमीबा में आपको क्या दिखाई देता है, बाइनरी फिशन। जनन की कौन सी प्रक्रिया आपको दिखाई देती है, बाइनरी फिशन। और वो क्या है, द्विविभाजन। वो क्या है, द्विविभाजन, द्विविभाजन। तो कैसे द्विविभाजन होगा, तुम लोग तो जानते ही हो, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, इलोंगेट करेगा, लंबा खिंचाएगा। जब ही इसको डिवाइड करना है तब ये न्यूक्लियस क्या होगा, पहले ये न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। इसके अंदर में तो जो न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियर मटेरियल है कि नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स है, उसमें डीएनए है, जीन्स है, सारी चीज इसमें है। तो वो न्यूक्लियस है, ये पहले इलोंगेट किया, उसके बाद क्या हुआ, इलोंगेशन होने के बाद इसमें रेप्लिकेशन हो गया, सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट हो गया। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियस क्या होगा, अब डिवाइड करेगा, दो में बट जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जो सेल है वो भी किसमें बट जाएगा बच्चों, दो में बट जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, क्या है जनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब वो अपने तरह ही अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इससे बताने से पहले मैं समझती हूँ जरूरी है तुम लोग को बताना एक चीज, ये समझ गए ना, अमीबा बाइनरी फिशन है, जो कि लोएस्ट ऑर्गेनिज्म में मतलब यूनिसेलुलर है। देखो उसमें सारी जीवन प्रक्रिया करने की क्षमता है, ये नहीं बोलता है कभी, ये कभी ये मानने को तैयार नहीं है। जो एक कोशिका है तो शायद बैठे रहे, कोई काम नहीं होगा, एक कोशिका काफी है सारी जीवन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद आप क्या देखोगे, लेकिन जनन बोलने से पहले बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो इस जनन में तुम लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा, जो ये जनन दो प्रकार के होते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ जो ये बताना जरूरी है। ठीक है, जनन में क्या देखे थे, दो तरह के हैं, 2 टाइप्स। वो क्या है, असेक्सुअल और क्या है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल को क्या बोलते हैं, अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बोलते हैं। और सेक्सुअल को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो ये जो अलैंगिक है इसमें कितने जनक की जरूरत है, सिर्फ एक जनक, मीन्स ओनली
only one parent is required in a sexual reproduction, and in sexual you need two parents or two individuals for the production, for the process of reproduction. लैंगिक में आपको क्या चाहिए? दो जनक, नर चाहिए, मादा चाहिए, नर चाहिए, मादा चाहिए, उसके तभी वो क्या हो सकता है? लैंगिक जनन हो सकता है। और ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख सकते हैं सजीव। लेकिन फिर भी इसको विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं बोलते हैं, वो तो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो आप लोगों ने ये दो चीज़ नोट कर ली ना, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सेक्सुअल में, लैंगिक जनन में मैं और एक चीज़ बोलूँगी। मैं क्या बोली? इसमें दो चाहिए ना, नर चाहिए और क्या चाहिए? मादा चाहिए। मतलब नर क्या बनाएगा बेटा? ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स मतलब युग्मक। ये क्या बनाएगा? मेल युग्मक बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। मान लो इसको स्पर्म, शुक्राणु वाला पढ़ा है ना तुम लोगों ने। मादा, ये जो मादा है ये क्या प्रोड्यूस्ड करने वाली है? फीमेल गैमेट्स मतलब युग्मक यहाँ भी बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा? मादा से, तो वो अलग आएगा। ये दोनों युग्मक जो किसमें बेटा, मैं किसमें बता रही हूँ? लैंगिक जनन में। किसमें बता रही हूँ? लैंगिक जनन में। ये दोनों युग्मक जो है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये दोनों युग्मक क्या होंगे? अब मिलेंगे एक दूसरे के साथ, ओके, और क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनने वाला है? जाइगोट। और किस प्रक्रिया के तहत ये जाइगोट बनेगा? Fertilization, the process by which the fusion of gametes takes place and gives rise to zygote or leads to the formation of zygote is known as fertilization. तो ये जो नर से जो युग्मक आया, मादा से जो युग्मक आया और दोनों मिलकर जो जाइगोट बना, उस प्रक्रिया, ये जाइगोट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन, हाँ, निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? निषेचन। तो ये याद रखोगे किसके लिए? सेक्सुअल के लिए और असेक्सुअल के लिए। तो चलो जनन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी लक्षण देख रहे हैं, जो सजीव किसे बोलते हैं, निर्जीव किसे बोलते हैं। लेकिन जानते हो बच्चों, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, क्यों यहाँ पे इसको विशिष्ट लक्षण नहीं बोला जाता है जनन की प्रक्रिया को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी, उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिशन किसमें? अमीबा में। तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। अमीबा का क्या देखोगे? ये मेंशन किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन, ये जनन की प्रक्रिया कौन सा है? बाइनरी फिशन है, जिसको क्या बोलते हैं? द्विविभाजन। क्या बोलते हैं? द्विविभाजन। द्विविभाजन। उसके बाद आप क्या देखोगे? प्लाज्मोडियम में, ये भी एक जीव है, जिसमें आप किस तरह का जनन की प्रक्रिया देखोगे? मल्टीपल फिशन। कैसी देखोगे? मल्टीपल फिशन। क्या देखोगे? मल्टीपल फिशन। तो इसको क्या बोलते हैं? बहुविभाजन। क्या बोलते हैं? बहुविभाजन। क्या बोलेंगे? बहुविभाजन। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो फंगी के बारे में दिया हुआ है, कुकुरमुत्ता के बारे में दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है जानते हो? स्पोर फॉर्मेशन। इसकी जनन की प्रक्रिया क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं? बीजाणु गठन। क्या बोलते हैं? बीजाणु गठन।
तो मैं आज ये सारी चीज़ों को पूरी डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसको आपको 12वीं की कक्षा में पढ़नी है, फिर से पढ़नी है। तो बच्चों, मैं कहाँ थी? जनन में। तो जनन में तो मैं बता चुकी आपको, क्या बताई? अमीबा में द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। प्लाज्मोडियम में बहु विभाजन, मतलब मल्टीपल फिशन। फंजाई में जो कुकुरमुत्ता है उसमें मैं क्या बताई? स्पोर फॉर्मेशन, मतलब बीजाणु गठन। इसके अलावा भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ईस्ट, पढ़ा है ना? ईस्ट के बारे में नाम सुना है ना, या हाइड्रा। ये किस तरह से इसकी जनन की प्रक्रिया होती है जानते हो? कैसे होती है इसकी जनन की प्रक्रिया? बडिंग, क्या बोलते हैं? मुकुल, मुकुल से। मुकुल, वो प्रक्रिया का नाम, जनन की प्रक्रिया का नाम क्या है? मुकुल बनना। क्या है? मुकुल बनना। तो मैं यहाँ डिटेल्स में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जनन की प्रक्रिया में जो आपको 12वीं की कक्षा में पढ़नी है, डिटेल में उसको बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ इसको मेंशन करना है, आपको सिर्फ बता देना है क्या क्या है। इसके अलावा भी बेटा जनन की प्रक्रिया में और क्या देखोगे? और कौन सा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है? प्लैनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है? रीजेनरेशन होता है। या एल्गी ले लो, स्पाइरोगाइरा ले लो। स्पाइरोगाइरा में आप क्या देखोगे? एल्गी में जो वो ऐसा वाला एक लंबा सा फिलामेंट रहता है पानी में। और क्या देखोगे? जब जनन की प्रक्रिया होने को होती है, मतलब ये परिपक्व हो गया, तब ये जो फिलामेंट है कई टुकड़ों में बंट जाता है। और किसमें मैं बता रही हूँ? ये स्पाइरोगाइरा। किसमें बता रही हूँ? स्पाइरोगाइरा। बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में ये बंट जाएगा, और एक एक टुकड़ा क्या होगा? एक नया इंडिविजुअल, एक नया जीव का रूप लेगा। तो वो भी एक क्या है? जनन की प्रक्रिया में आ जाता है। तो जीवों में विविधता देख रहे हो ना बेटा? जनन की प्रक्रिया भी कितने तरीके की है। हर जीव में जनन की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग है। और जहाँ पे सिर्फ मैं बताई ना अलैंगिक और लैंगिक, अलैंगिक मतलब एक ही जनक काफी है जनन की प्रक्रिया के लिए, लेकिन लैंगिक में क्या है? 2 जनक जरूरी है। इसके लिए? जनन की प्रक्रिया के लिए। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, जो ये वृद्धि है, मैं कहाँ पे हूँ? जनन पे हूँ, लेकिन मैं कुछ क्षण के लिए कहाँ जा रही हूँ? वृद्धि में जा रही हूँ, ग्रोथ में। जिसको मैं क्या बोली थी? जो जीवधारियों के लक्षण क्या है? सजीव है या निर्जीव है, उसके लक्षण को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो पहला लक्षण कौन सा था बच्चों? वृद्धि था। लेकिन मैं बोली वृद्धि को सजीव के लिए मैं विशेष लक्षण नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा ना, जो निर्जीव कुछ चीजें हैं, पहाड़ की चोटी, रेत का टीला, उसमें भी आप क्या देखते हो? वृद्धि देख पाते हो। क्या देख पाते हो? वृद्धि देख पाते हो। इसीलिए उसको हम लोग विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। और विशेष लक्षण क्या है? वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाए, सिर्फ सजीव में। विशेष लक्षण होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सिर्फ सजीव में। तो ये जो ग्रोथ है, इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द सेम वे, reproduction is also not the defining property of living organism. We cannot say, ये जनन की जो प्रक्रिया है, हम नहीं बोल सकते हैं क्या है वो विशिष्ट लक्षण है। इतने सारे तो जनन की प्रक्रिया आप लोगों ने देख ली, और आप बोल भी सकते हैं मैडम ये तो सारी चीज़ों को आपने सजीव में बता दिया, निर्जीव में तो नहीं बता पाई आप जनन की प्रक्रिया को। तो आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, कहीं आप लोग गलत नहीं हो। लेकिन सजीव में ही कुछ ले लो, खच्चर को ले लो, स्टेराइल फीमेल वर्कर बी को ले लो, मधुमक्खी की एक वैरायटी है उसको ले लो, या हम इंसान को ही ले लो। सारे इंसान में, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में सारे नर मादा के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जनन की प्रक्रिया को सक्सेसफुली
कंप्लीट कर पाए, मतलब रिप्रोड्यूस कर पाए, वो बच्चे को पैदा कर पाए। उन लोगों को क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल कपल्स। बहुत जगह देखते हो ना, बहुत सारे लोग हैं जो स्त्री पुरुष क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है? बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं बच्चे हैं? तो अधिकतर क्षेत्र में क्या देखा जाता है? जनन की प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, वो लोग को बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज देखो क्या है, कुछ अलग है। सजीव में विशिष्ट लक्षण होने के लिए क्या होना चाहिए? सब में पाए जाने चाहिए, लेकिन सजीव में भी ये जनन की प्रक्रिया कुछ में आप देख सकते हो, कुछ में आप नहीं देख सकते हो। इसलिए जनन की प्रक्रिया को भी क्या नहीं बोल सकते हैं हम? जनन की प्रक्रिया को भी हम क्या नहीं बोल सकते हैं? विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ जो वृद्धि और जनन, ये दो लक्षण को विशिष्ट लक्षण, दे आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों विशिष्ट लक्षण हम नहीं बोल सकते हैं इस वृद्धि को और जनन को, इस लक्षण को? ये मैं आप लोग को समझा पाई हूँ। आप लोग अपनी बुक को भी रीड करना। उसके बाद जो ये जीवधारियों के लिए जो तीसरा लक्षण है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? उपापचय। उपापचय जिसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? उपापचय को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मैं डेफिनेशन दे दूँ उसको, ठीक है? डेफिनेशन: मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। उपापचय क्या है बेटा? रासायनिक प्रक्रियाएं भी हैं हमारे शरीर के अंदर, हर वक्त चलती रहती हैं। शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर में रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। वो सारी रासायनिक प्रक्रियाओं को यदि इकट्ठे हम कंसिडर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उपापचय। क्या बोलेंगे? उपापचय। ऐसा नहीं है जो हम सो रहे हैं मतलब सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं बेटा। याद रखोगे ये जो मेटाबॉलिज्म है ये आपके शरीर में हर वक्त, ईच एंड एवरी मोमेंट, हर वक्त चलता रहता है। ये उपापचय में दो चीज हम देख सकते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मतलब एक क्या है? जोड़ वाला रिएक्शंस है, और एक क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, टूटना भी बोलते हैं। तो यदि, लेकिन देखो ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो उपापचय है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें देखा जाता है, सजीवों में देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाएगा? सजीव में। किसमें? सजीव में। इसके अलावा, ठीक है, ये तो तुम लोग मेटाबॉलिज्म जान लिए। ये विशिष्ट लक्षण नहीं था वृद्धि, ये विशिष्ट लक्षण नहीं था, ये पहला लक्षण है जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे? ये विशिष्ट लक्षण है। किसका है? सजीव का है। किसका है? सजीव का है। चलो इससे जोड़कर और भी कुछ करते हैं। तुम लोग अपने रसायन के लैब में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में जाते हो, वहाँ तुम्हारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। केमिकल्स, रसायन आपको देते हैं और आपको बोलते हैं ये आप एक्सपेरिमेंट्स को करते रहिए। आप करते हो, वो है, लेकिन वो कहाँ है बेटा? आपके शरीर के बाहर है। क्या है? वो प्रक्रियाएं कहाँ है? आपके शरीर के बाहर है। इसलिए वो रासायनिक प्रक्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोल सकते हैं। जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, सिर्फ उसी को हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म। ऐसा बहुत सारा है जो शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको साइंटिस्ट लोग को क्या है, वो हमेशा क्या है, ये जो हमारे शरीर है उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। उन लोग क्या करते हैं? लैब में
ये जो उपापचय है इस तरह का उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके लैब में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो वो शरीर के अंदर में कैसा होता है, या नया खोज है तो वो शरीर के अंदर में कैसा हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं इन विट्रो, मतलब वो लैब में हो रहा है बेटा। यदि आपके शरीर के अंदर में है तो उसको क्या क्या बोलेंगे इन विवो, यदि आपके शरीर के बाहर है उसको हम क्या बोल रहे हैं इन विट्रो, क्या बोल रहे हैं इन विट्रो। चलो तो ये क्या हो गया, ये एक विशिष्ट लक्षण है किसका, सजीव बोलने के लिए, इसको सजीव बोलने के लिए। जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम सजीव बोल सकते हैं, कोई भी प्राणी को हम सजीव बोल सकते हैं, वो कौन सा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, संवेदनशीलता या अनुकूलता। संवेदनशीलता या अनुकूलता मतलब सेंसिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी। मतलब आप एक लक्षण ले लो ना, छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट देखे हो ना, पौधे को जाके ऐसे छू देते हो, देखते हो कि नहीं, पत्ते सब मुरझाने जैसे ड्रूप डाउन हो जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं ना, सारे पत्ते ऐसे ऐसे लटक जाते हैं, ऐसे पत्ते ऐसे रहते हैं, जैसे आप छू दिए ऐसे लटक गए, है ना। तो उसका मतलब क्या है, सेंसिबिलिटी, उसको कुछ फीलिंग आया, वो कुछ महसूस किया ना तुम्हारे छूने से, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वो क्या दिखा था, वो संवेदनशील है। क्या है, संवेदनशील है। आपको किसी दोस्त ने पत्थर से मार दिया, आपको चोट लगा, आप रोने लगे या उससे लड़ने लगे, ये क्या है, आपको किस लिए आपको ये चोट लगा या आप इसलिए रोने लगे, क्योंकि यू आर सेंसिबल, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ सेंसिबिलिटी, सजीव है आप। ये ले लो ब्लैक बोर्ड पे, इसे जोर से पत्थर से मारो, क्या ये रो पाएगा, क्या ये शिकायत करेगा टीचर से, अपने शिक्षक से, नहीं करेगा। तो क्या है, क्योंकि ये निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है। तो सजीव होने के लिए ये एक विशिष्ट लक्षण है, ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव आप क्या देखोगे, वो संवेदनशील है। वो क्या है, संवेदनशील है। भले ही उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता किसी में बहुत ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन संवेदनशील सब कोई है। क्या है, संवेदनशील। कोई चींटी को ही लेकर देख लो ना बेटा, सामान्य सी प्राणी, छोटी सी प्राणी को भी आप ले लो, क्या होता है, कुछ भी कर लो। या केंचुए को, केंचुए में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे केंचुए निकलते हैं बारिश में, मम्मी से नमक लेके क्या करते हैं, आप देखोगे उसमें छिड़क देते हैं, तो आप देखते हो ना केंचुआ से छटपटाता है, तो क्या है, उसमें कोई सेंस है, तब ना वो छटपटा रहा है। कोई भी प्राणी, छोटा से छोटा प्राणी क्या होता है, संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। और अनुकूलता, मैं तो इसके बारे में बता चुकी हूँ। एडेप्टिबिलिटी क्या है, एडेप्टिबिलिटी आज हम सालों साल जी पा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ पा रहे हैं। इसलिए बेटा, क्योंकि हम अपने आप को इस पर्यावरण में जो भी बदलाव आ रहा है उसके साथ हम अपने आप को संतुलित करके, हम अपने आप को संतुलित करके, एडजस्ट करके उसके साथ चल पा रहे हैं। या एडजस्ट नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते, तो हम जी नहीं पाते, है कि नहीं। क्या देखते हो, ले लो, कुत्ते को ही देख लोगे, बहुत सारे पपीज, बहुत सारे कुत्ते के बच्चे एक साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वो उतने सारे बच्चों को माँ देखभाल नहीं कर पाती है, जिसके वजह से क्या होता है जानते हो, बच्चे, कुछ बच्चे जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है, वो एडजस्ट कर लेते हैं पर्यावरण में जो बदलाव आते जा रहा है, कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका क्या होता है, मौत हो जाता है। क्या होता है, मौत हो जाता है। सो यदि हम लोग अनुकूलता में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा सकते बच्चों, तो क्या होता है, इस पृथ्वी से हम लोग लुप्त हो जाते हैं, सारे प्राणी लुप्त हो जाते हैं, सजीव बोलने को कोई नहीं रहता। तो अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी
एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। किसके लिए? ये सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए। आप लोग तो जानते ही हो, मैं अभी गर्मी में पसीने वाली बात भी आप लोगों को बताई। जो तपती गर्मी में भी आप अपने आप को पंखों के बिना, एसी के बिना एडजस्ट कर पा रहे हो। एडजस्ट नहीं कर पाते तो क्या होता, हम लोग जी पाते, एक एक करके सब लुप्त होते, खत्म हो जाते। पृथ्वी क्या होता? वीराना हो जाता। क्या हो जाता? वीराना हो जाता। तो ये दो कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, और ये दो लक्षण जो मैं बताई, डिस्कस की, ये दोनों को मैं विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं बोल सकती हूँ, ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो फिर से मैं क्या करूँगी, एक जल्दी से क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया उस चीज़ को फिर से दोहराना चाहूँगी। चूँकि बच्चों आप लोग या 11वीं के बच्चे हो, आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, जीव विज्ञान मीन्स व्हाट इज बायोलॉजी। तो आप लोगों ने पढ़ा जहाँ विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवों के बारे में जानते हो, पढ़ाई करते हो, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान में उनके जनक कौन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर देखिए जीव विज्ञान की दो शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो ब्रांच आपको पढ़ाया जाएगा। वो क्या क्या है? बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु में उस विज्ञान मीन्स जीव विज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ोगे। और दूसरे वाले में जो वनस्पति विज्ञान था, उसमें आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ोगे। तो इसीलिए, और उसके बाद हम लोगों ने जीवधारियों के लक्षण के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? जीवधारियों के लक्षण के बारे में पढ़ा। वो लक्षण क्या क्या थे? वृद्धि। दूसरा लक्षण क्या था? जनन। तीसरा क्या था? उपपचय। चौथा क्या था? संवेदनशील या अनुकूलता। ये दोनों जो था उसको विशिष्ट लक्षण हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं विशिष्ट लक्षण? क्योंकि विशिष्ट लक्षण इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सजीवों में भी पाई जाती है, इसलिए उसको विशिष्ट लक्षण नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो उपपचय और संवेदनशीलता या अनुकूलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सजीव में, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं। किसमें? सजीव में पाए जाते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग अब क्या देखेंगे? जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। अभी हम लोग कुछ नया चीज लेकर आगे बढ़ते हैं। चलो वो नया चीज क्या है आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ये तो कुछ टॉपिक्स था जो हम लोगों ने आज पढ़ा, लेकिन उसके साथ ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, मतलब जीवों में क्या विविधता है वो हम लोगों को देखना है। मतलब ये नहीं है बच्चों जो विविधता मतलब एक ही तरह का आम का पेड़ ले लो, एक खेत है, सोचो ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है, उसमें आप एक ही तरह के आम के पौधे ले लो। कितने पौधे हैं सोचो उस पेड़ में, उस खेत में या उस फील्ड में कितने हैं? 50 आम के पेड़ हैं। तो वो उसको मैं विविधता नंबर को इंक्रीज करके मैं विविधता नहीं बता सकती, बायोडाइवर्सिटी नहीं बोल सकती। विविधता कहाँ पे आ जाता है? जैव विविधता किसमें आएगा बेटा? मतलब स्पीशीज कितने तरह के हैं, आम के कितने वैरायटीज। आप मार्केट में जाते हो आम तो देखते हो ना, तरह तरह के आम आपको मिलते हैं, वो है विविधता। क्या है? स्पीशीज वेरिएशन। आप देखोगे स्पीशीज
जेनस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं उसको मैं बताऊंगी हिंदी में अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में ही मैं बताऊंगी। तो आप देखोगे स्पीशीज़ का, डिफरेंट स्पीशीज़ जो होगा वो हम लोग देखेंगे कितने तरह का है, तब वो विविधता बताएगा। क्या बताएगा? विविधता बताएगा। हर एक रोज हर एक जगह क्या होता है, आप खुद ही ले लो, कहीं एक नई पक्षी को आप देखते हो, अचानक देखते हो पेड़ में कोई नई पक्षी बैठी हुई है, आप अपने भाई बहन मम्मी पापा सबको को बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो एक अजीब सा कुछ दिख रहा है, क्या लेंगे बेटा? मतलब जीव की विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और हमारे देश के तरह इतना बायोडाइवर्स रिच, इतना धनी बायो विविधता कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आप कितने भारत के हर एक कोने में चले जाओ तो आप क्या देखोगे? विविधताएं, डिफरेंट तरह का, देयर आर सो मेनी टाइप्स। वो विविधता आपको दिखती जाएगी। तो इसलिए आपको क्या मैं कहना चाहूँगी, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये विविधता को लेंगे। और इसके पहले जस्ट वाइंड अप करने से पहले, ख़त्म होने से पहले मैं कुछ आप लोगों को गृह कार्य देना चाहूँगी। और वो गृह कार्य क्या क्या है आप लोग अच्छे से लिख लो। गृह कार्य क्या क्या है, जो वो गृह कार्य क्या क्या है वो देख लो, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ दे रही हूँ जो गृह कार्य है उसको बच्चे करना, ठीक है? जरूर से, हाँ, होमवर्क। तो वो कौन सा 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ। पहला क्या है, जो जीवधारियों के लक्षण क्या क्या है, जीवधारियों के लक्षण क्या क्या है, जीवधारियों के लक्षण क्या क्या है, क्या है। तो मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा जरूर। और दूसरा जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ वो क्या है, विशिष्ट लक्षण क्या क्या है। और जो किस लक्षण को हम विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं, ये 4 लक्षण जो तुम लोग पढ़े हो उसमें से कौन सा विशिष्ट लक्षण है और कौन कौन सा विशिष्ट लक्षण नहीं है, उसको भी लिखना है। तो इसके साथ मैं आज इस पाठ को ख़त्म करना चाहूँगी। ये पार्ट 1 था बेटा, और पार्ट 2 और भी मज़ेदार रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग विविधता देखने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आज समाप्त करना चाहूँगी। स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपना ख्याल रखना। ढेर सारा आशीर्वाद।